सराहना करना चाहूँगा बुढ़ाकोटी जी का कि बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये तो मेरे ख्याल से बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। चलिए, आज मैं जुड़ा हुआ हूँ हमारे आयकर विभाग के कुछ साथी हैं, तो मैं इनसे थोड़ा सा उत्तराखंड की जो परिस्थिति है वो मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि हमारे उत्तराखंड की वास्तव में क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं और किस तरीके से जो हमारा उत्तराखंड पे जो पलायन है वो किस तरीके से इस पर अंकुश लग सकता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिंह रावत है और मैं वैसे तो देहरादून का ही रहने वाला हूँ। मेरा वास्तविक गांव खैरा सतपुली है। तो जैसे कि आज मेरे साथ विनोद सिंह रावत जी हैं, जो अपने पूर्वज थे वो उनका निवास स्थान वो सतपुली था। तो थोड़ा सा मैं इनसे उत्तराखंड की परिस्थितियों के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। सर, जिस तरीके से आज उत्तराखंड में जो पलायन है वो दिन पे दिन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? पलायन का सबसे मूल कारण तो पानी है और सरकार की जो थोड़ी सी लापरवाही रहती है वो भी है, क्योंकि जहाँ पर पहले सुरते हुआ करते थे अब लगभग सुरते ख़त्म हो चुके हैं और जहाँ थोड़े बहुत बचे हैं वो भी ख़त्म होने की कगार पे हैं। जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, वो पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो हमारी उत्तराखंड की समस्या हो गई, चाहे वो हमारे देश की समस्या हो गई, कि जैसे उत्तराखंड वासियों को ही 99% रोजगार मिले, चाहे हमारा वो व्यवसाय हो, चाहे हमारा वो नौकरियां हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे प्राइवेट नौकरियां हो। तो अगर ये चीज़ लागू होंगी तो क्या उत्तराखंड में हमारा कुछ पलायन रुकेगा सर? बिल्कुल रुकेगा। अगर उत्तराखंड निवासी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी तो पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा। पर जिस तरीके से आज उनका जो अपना प्रयास है कि देश में शिक्षा और चिकित्सा उसका एकीकरण हो, मतलब एकीकरण क्या है सर? जिस स्कूल में हमारा एक नेता का बच्चा जाता है उसी स्कूल में एक हमारा मजदूर का, एक किसान का बच्चा जाए, ताकि जो मतलब काबिलियत है वो हमारी निकल के आए सर, है ना? शिक्षा एक समान और फ्री हो। तो क्या अगर जो हमारे देश में ये चीज़ लागू हो जाएगी तो इससे कुछ हमारे समाज में परिवर्तन आएगा सर? बिल्कुल आएगा। अगर समान शिक्षा और समान चिकित्सा हमें मिलता रहे तो निरंतर मिलता रहेगा। हाँ, प्रयास चल रहा है उनका। मैं तो सराहना करना चाहूँगा बुढ़ाकोटी जी का कि बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये तो मेरे ख्याल से बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन चल रहा है, ठीक है, होता रहेगा। प्रयास करते रहेंगे, वो भी करेंगे, हम भी कुछ का प्रयास करेंगे, साथ मिलजुल के ही काम आगे बढ़ेगा। हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो ताकि सब समान पढ़ सकें और सबको चिकित्सा मिल सके समान। सर, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उनका सोशल मीडिया पे अपना एक स्टेटमेंट था कि जो नेता होता है वो देश का पिता होता है, देश को पीता नहीं है। जैसे पिता खुद मूंगफली खाकर बच्चों के लिए बादाम की व्यवस्था करता है, तो जो आज हमारे वर्तमान में जो नेता हैं, क्या ये अपना पिता का फ़र्ज़ निभा रहे हैं सर? मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे हम पिता का निभा रहे हैं, लेकिन अब मैं सारे को तो नहीं कह सकते हैं। कुछ हैं कि जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो कार्य करने के लायक भी नहीं हैं, फिर भी अपने कुर्सी में बैठे हैं। इस तरीके से वो चाह रहे हैं कि जो हमारी राजनीति है उसका शुद्धिकरण हो। पहले तो मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि जो राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर? शुद्धिकरण तो बहुत ज़रूरी है। बिना शुद्धिकरण के तो कुछ नहीं होता। आदमी घर बनाता है तो सबसे पहले शुद्धिकरण करता है, तभी अंदर जाता है। तो इसलिए उसका भी शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। शुद्धिकरण तो ऐसे हो पाएगा कि अगर आदमी कोई इलेक्शन लड़ता है तो उसे पारदर्शिता से अपनी जो उसके पास प्रॉपर्टी है, हर चीज़ है, चल अचल जैसी भी संपत्ति है, उसका विवरण सरकार को दे, ताकि जनता को भी तो पता चले उसके पास चल अचल संपत्ति कितनी है, ताकि उस नेता पे उसका विश्वास बना रहे। जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उन्होंने युवाओं में एक क्रांति की लहर जगाई हुई है। जो हमारे देश के श्रेष्ठ क्रांतिकारी, जो हमारे देश के शहीद है, कि उनका जो स्थान है वो आज उनका पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास चल रहा है कि जो देश के हमारे शहीद हैं कि जिलों के नाम उनके नाम पर हो, नोटों पर उनकी फ़ोटो हो, है ना सर? कि जिन लोगों ने हमें गुलाम किया उनका भी आज, जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूं, जैसे लैंसी डाउन हो गया, डलहौजी हो गया, ये वो अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमें गुलाम किया। मैं तो बोलता हूँ कि इन सबका नाम हटा देना चाहिए, चाहे उनके स्मारक हो, चाहे उनकी सड़क हो, चाहे कोई भवन हो। और हमें तो सबसे पहले अपने शहीदों का नाम पे ही हर चीज़ रखनी चाहिए। हर जगह शहीदों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। हम तो खैर हम तो नहीं रहे फ़ौज में, लेकिन हमारे नाना जी आज़ादी हिंद फ़ौज में थे, तो अच्छा कार्य कर रहा है, उनका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपना रक्त दिया है देश के प्रति, उन्हें तो सबसे पहला सम्मान मिलना चाहिए। सर, अंत में जो श्री चंद्रमोहन जी हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों को लेकर सर आप क्या कहोगे? चंद्रमोहन जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
मैं तो चाहता हूँ कि वो और थोड़ा सा गति दें अपने आंदोलन को, और हम लोग उनके साथ हैं। हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा, और मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ें, चंद्रमोहन जी के साथ। हमारी जो हार्दिक वो है, अभिनंदन है उनके लिए कि इतना बड़ा उन्होंने सोचा हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। तो ये थे मेरे साथ रावत जी। इन्होंने कितने कम शब्दों में हमारी जो उत्तराखंड की परिस्थिति को, इन्होंने उत्तराखंड को बनते हुए देखा है, इन्होंने उत्तराखंड की एक एक चीज़ को गहराइयों से देखा है। सर, जैसे कि मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अंत में, कि जैसे आपने उत्तराखंड बनते हुए देखा है, आपने उत्तराखंड से पहले का भी माहौल देखा है, तो कौन सा माहौल ज़्यादा बेहतर था सर? मेरे हिसाब से तो जब हम उत्तर प्रदेश में थे, ज़्यादा माहौल थोड़ा ठीक था, लेकिन हाँ थोड़ी फैसिलिटी कम थी, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ था। थोड़ा सा दिक्कत थी, ट्रांसपोर्टेशन कम था, लेकिन जो हरियाली थी आज की डेट में देखो, और 99-98 में देखो हरियाली, तो आज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 50% हमने हरियाली खो चुके हैं उत्तराखंड की।